हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग भारत में रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन, 3 रोड शो और 21 सभाओं को करेंगे संबोधित। आज अयोध्या और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, यूपी के 6 जिलों को मिलेंगे आयुष अस्पताल, 250 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का भी करेंगे उद्घाटन। हरीश रावत की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे हरीश रावत, बीच का रास्ता निकालने की है कोशिश। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम और सीईसी से चुनाव टालने की अपील, कहा रैलियों में भीड़ पर लगाए रोक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली जनसभा अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बजाय एमबी इंटर कॉलेज में होगी। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से जनसभा के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही है। हल्द्वानी में पीएम मोदी की ये पहली ऐतिहासिक जनसभा होगी। इससे पहले 24 दिसंबर को जनसभा गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रस्तावित थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, जिलाधिकारी डीएस गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट समेत अन्य अधिकारियों की ओर से बुधवार को प्रस्तावित स्थल का दौरा किया गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए जारी होने वाली चुनाव अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। इसे वेस्ट यूपी में बीजेपी का चुनावी शखानंद माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी ने पूर्वांचल, मध्य रोहलगढ़ और बुंदेलखंड में चुनावी रैलियां की हैं। फिलहाल पीएम की रैली की तैयारियां वेस्ट यूपी में शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक संगीत सोम, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार और अन्य अधिकारियों ने बुधवार को रैली स्थल में जाकर निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट, कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों की दवाई उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की समीक्षा की गई। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पीएसए संयंत्र, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, मानव संसाधन, आईटी हस्तक्षेप और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं अधिकारियों ने उच्च टीकाकरण कवरेज और ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति वाले देशों में मामलों में वृद्धि के अवलोकन के साथ नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्तर पर उभरते हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई। उन्हें ओमिक्रॉन के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ की ओर से अनुशासित, तकनीकी, संक्षिप्त और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों से भी अवगत कराया गया। आपको बता दें कि देश में कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति का एक स्नैपशॉट, जिसमें राज्यों की अधिक संख्या में मामले, उच्च मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिले और अधिक संख्या में क्लस्टर शामिल हैं, उनकी जानकारी पीएम को दी गई। वहीं देश में रिपोर्ट किए गए ओमिक्रॉन मामलों का विवरण, उनके यात्रा इतिहास, टीकाकरण की स्थिति और बरामद स्थिति सहित सभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह मिशन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह आज से अपना सियासी दौरा शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें, अमित शाह अपने आने वाले दिनों में 10 दिन में 7 दिन यूपी का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री इस दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे और रोड शो में भी शामिल होंगे। साथ ही वो अपनी इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। ये रोड शो अयोध्या के अलावा सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर और बरेली में होंगे। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को
यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट में भीड़ को देखते हुए जज ने पीएम मोदी से ये अपील की है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए। कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे। कोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है। सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों की ओर से बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही 5 दिनों के अंदर मिश्रा को जांच की पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों की है और उन्होंने ये जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी थी। इस बात का खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोटक के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मौके पर पहुंच गए हैं। सीएम चन्नी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं। सरकार अलर्ट पर है। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चन्नी ने विस्फोट में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय मौके पर पहुंचे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्फोट मामले में रिपोर्ट मांगी है। विस्फोट में अभी तक 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सरकार के मुताबिक एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। घायलों में एक एडवोकेट, एक पुलिसकर्मी और 2 महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं कि आज हम जो हैं बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से ही है। आज के युवा उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, इसके लिए दिल्ली सरकार म्यूजिक कॉन्सर्ट के तहत 50 शो करने जा रही है। इसकी शुरुआत 5 जनवरी से की जाएगी। हर दिन 2 शो होंगे। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि शो के टिकट मुफ्त होंगे, लेकिन उसकी बुकिंग पहले करवानी पड़ेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आज जारी कर दिए गए हैं। रोहित रॉय शो के लीड एक्टर होंगे। डायरेक्टर महुआ चौहान होंगी। बता दें कि शो के दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी लोग मास्क लगाएं और इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 334 मामले हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अफसरों की मीटिंग में क्रिसमस और नए साल पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने के संबंध में सख्त निर्देश दे दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम हुई मीटिंग में अफसरों को त्वरित और प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ साथ हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यों की हर संभव मदद करने के लिए केंद्रीय टीम जरूरतमंद राज्यों में भेजने की बात कही है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है। एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संभावना है कि जल्द ही एमपी में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम रात का कर्फ्यू लागू कर रहे हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरत पड़ने पर और भी उपाय लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 323 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उत्तराखंड तक पहुंच गया है। राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला ओमिक्रॉन केस सामने आया है। आपको बता दें कि देहरादून की कामली रोड में रहने वाली 23 साल की युवती
की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत आई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सैंपल की जांच में RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। युवती उसी दिन शाम को कार से अपने माता पिता के साथ देहरादून पहुंची थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ इस कदर है कि लोग खुद ही इससे बचाव के रास्ते तलाश रहे हैं। अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तेलंगाना के एक गांव में गांव वालों ने खुद से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेलंगाना तीसरा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों में डर भी बढ़ रहा है। सरकार की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए सभी से कहा जा रहा है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए गुडेम गांव के गांव वालों ने अपने गांव में खुद से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। ये पहला मौका है जब तेलंगाना के किसी गांव में ओमिक्रॉन के चलते गांव वालों ने अपने से ही लॉकडाउन लगा लिया है। यूपी-टीईटी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो गया है। ये परीक्षा अब 23 जनवरी 2022 को खत्म होगी। नई तारीख को लेकर लखनऊ से आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। वहीं यूपी-टीईटी परीक्षा का रिजल्ट 25 जनवरी 2022 को जारी होगा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि यूपी-टीईटी परीक्षा की पहली शिफ्ट में करीब 13 लाख और दूसरी शिफ्ट में करीब 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। साथ ही शिक्षा विभाग ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पहले से निर्धारित परीक्षा केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाए। साथ ही उन्होंने 27 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों की जानकारी विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार पेपर लीक से बचने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की गई है। कोलकाता नगर निगम में चुनाव के बाद अब 22 जनवरी को हावड़ा, चंदन नगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और विधान नगर निगम चुनाव होंगे, जबकि बाकी नगर पालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इस बात की जानकारी राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर हलफनामा में दी। वहीं राज्य की 111 नगर पालिकाओं के चुनाव फिलहाल लंबित है। आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि उनसे बंगाल सरकार को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है और बाकी नगर पालिकाओं के चुनाव 2 चरणों में होंगे। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम में चुनाव हुआ है। इस चुनाव में टीएमसी ने बम्पर जीत हासिल की है। बुलंदशहर में कांग्रेस के जिला पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राकेश पटेल को 65 विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। जिसके बाद बुलंदशहर में राकेश पाटिल ने बैठक बुलाई। इस बैठक में राकेश पाटिल ने चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत की। इस दौरान उस बैठक में जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह समेत अनेक नेता मौजूद रहे। 2 दिन पहले मेरठ रोड स्थित जैनपुर गांव के पास एक हादसा हुआ था, जिसमें ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। किसान यूनियन ने कोतवाली देहात का घेराव किया। घेराव करते हुए पुलिस पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक और ट्रक चालक को छोड़ने का आरोप लगाया। किसान नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि 2 दिन पहले की घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। गुरुवार को तीसरे दिन पीड़ित कोतवाली में FIR दर्ज कराने पहुंचा तो कोतवाली परिसर में ट्रक नहीं मिला। बेटा परसों एक्सीडेंट हो गया था जैनपुर के पास जी, और घायल अवस्था में था। पुलिस उसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ गई बुलंदशहर, और ट्रक का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो है वो लड़का घायल अत्यधिक होने के कारण जो है कोई सूचना इनको दी भी नहीं गई। बाद में सूचना मिली तो ये यहाँ भी आए, फिर ये इस लड़के को लेके यहाँ से चले गए। ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़ कर भाग गया, तो ट्रक को पुलिस यहाँ ले आई कोतवाली पे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की एक दवाई की कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसमें वहां करीब लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। इस बीच राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है।
यूपी के सहारनपुर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सहारनपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। बीते 10 दिनों में सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान करीब 22 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के दौरान शातिर लुटेरों, नशाद तस्करों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से तमंचे, कारतूस, नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए। सहारनपुर में क्राइम फ्री माहौल देने के लिए पुलिस दिन रात अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस को कई बार गोलियों का सामना भी करना पड़ा। सहारनपुर पुलिस की अपराधियों के खिलाफ इस मुहिम की यूपी सरकार ने भी सराहना की है, जिसके चलते सरकार की तरफ से अलग अलग घटनाओं का खुलासा करने पर 10 दिनों में सहारनपुर पुलिस को 2.5 लाख से ज्यादा का इनाम मिल चुका है। आज थाना चिल्काना में थाना चिल्काना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य हुआ है। इसमें हमारे थाने का एचएस और टॉप 10 एजाज, जो कि मादक तस्कर भी है और जिसके विरुद्ध मुकदमे पहले से पंजीकृत, उसे दुमझेड़ा पुल के पास पकड़ा। उत्तर भारत के साथ दिल्ली एनसीआर सर्द हवाओं की चपेट में है। हवाओं की दिशा बदलने और रफ्तार कम होने की वजह से बुधवार दोपहर सर्दी से हल्की राहत मिली है। हालांकि 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारे के साथ सर्दी में सुबह में लोग ठिठुर गए। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से सप्ताहांत तक सर्दी से हल्की राहत रहेगी। आपको बता दें, 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना भी है। इसी कड़ी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में वृद्धि होगी, जिससे ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ये सड़क सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर बंद रहती है। मुगल रोड जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपिया से जोड़ती है। सड़क से मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम जारी है। कश्मीर घाटी में बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इलाके में आज सुबह 4 बजे से 2-3 इंच ताजा बर्फबारी हुई। सभी जगहों पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।